हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, इसके PYQ और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आने की पूरी उम्मीद है, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने पेस्टोलॉजी ने किया है, जो 1774 ईस्वी में इन्होंने 3.5 वर्ष के अपने पुत्र पे ही अध्ययन करके बाल विकास का आधार रखा था। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिया था। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी पेशीय जो था ये 0 से 2 वर्ष था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये था जीन पियाजे की 4 स्टेज। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी PYQ है। तो आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, और ये बार बार रिपीट भी करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने बालक के विकास में समाज और संस्कृति और भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर देता हूँ। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। जीन पियाजे में फर्क क्या है कि जीन पियाजे बोले थे कि अवस्था के अनुसार बच्चे की बुद्धि विवेक बदलता है, बट यहाँ पे सोशियो कल्चर थियोरी में लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि नहीं, बच्चा ठोकर खाकर सीखता है, समाज से सीखता है, इंटरेक्शन से सीखता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसी से पेडागोजी भी बनती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी 3 स्तर और 6 अवस्थाएं इन्होंने बताया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जो अब बढ़कर 9 हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये भी PYQ है और बार बार रिपीट करता है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट का तो फेवरेट है ही। तो पठन संबंधी विकार जो है, रीडिंग जो डिसऑर्डर है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें बालक शब्दों को पढ़ने और वर्णों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने से विकार जो होता है, पढ़ने में जो दिक्कतें होती हैं, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, ये किसने दिया था? तो एनसीएफ 2005 जो है, जो शिक्षा बिना बोझ की, ये प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा दिया गया था। इसमें इनका उद्देश्य रटंत्र प्रणाली को खत्म करके बाहरी ज्ञान, जो ज्ञान है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं। तो इसको 1 से 2 बार देखेंगे आप, तो हो सकता है पूरा के पूरा याद हो जाए। 2 से 3 बार देखिए जब तक कि याद नहीं हो जाता है, और हो सकता है कि ऐसे हूबहू आपको क्वेश्चन छपे हुए मिल जाएं। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति NEP 2020 में 5+3+3+4 का अर्थ क्या है? तो ये देखिए, शैक्षणिक संरचना है। 5 का मतलब फाउंडेशनल स्टेज है, 3 का मतलब प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का है, फिर 3 जो है मिडिल स्टेज है, और 4 क्या है, सेकेंडरी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो पहला 5 है वो फाउंडेशनल एज का है, फिर जो 3 है वो प्रिपरेटरी है, फिर 3 जो है मिडिल है, और फिर 4 है सेकेंडरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, कि जनक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जोर दिया था। तो जब भी आपका क्वेश्चन दिखे प्रगतिशील शिक्षा, यानी समझिएगा कि जॉन डीवी का है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इन्होंने किशोरावस्था पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, एडोलेसेंस। और ये भी पूछ देता कि एडोलेसेंस किसने लिखी है? तो स्टैनले हॉल ने लिखी है। और तनाव और तूफान की अवस्था किसने बोला है? तो स्टैनले हॉल ने बोला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन नंबर है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इसको बोलते हैं IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। आप देख रहे होंगे, मेंटल एज को मानसिक आयु बोलते हैं, क्रॉनिकल एज को वास्तविक आयु। यह टर्मन ने दिया था, यह भी पूछ देता है कि यह सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे होंगे, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? तो पियाजे के अनुसार जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, संवेदी पेशीय, इसमें बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं समान न होने पर भी मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का पूर्ण रूप क्या है? तो ZPD का पूर्ण रूप होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जहां बच्चा किसी की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट भी करता है। तो अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए थे और इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने दिया था। ध्यान रखेंगे इन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था, तो ये भी पूछ सकता है कि चूहे और कबूतर पे किसने प्रयोग किया था। तो आप ध्यान रखेंगे बीएफ स्किनर ने, और पूछेगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो ये बीएफ स्किनर का है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, यही है समावेशी शिक्षा। इसमें सबको समान नजर से देखा जा सकता है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्कूल में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये जिसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, यानी अंकों और गणनाओं को समझने में होने वाली परेशानी को डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो एक गणितीय विचार है। डिसकैलकुलिया से मतलब है कैलकुलेशन में दिक्कत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के अनुसार हिंज दुविधा किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो कोहलबर्ग के अनुसार जो हिंज दुविधा है वो नैतिक विकास से जुड़ी है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका उपयोग बच्चों के तर्क जानने के लिए किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका हमेशा फैसिलिटेटर की यानी कि सुविधादाता की होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों के सीखने के मार्ग को आसान बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ब्लूम के वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ब्लूम ने के जो 3 वर्गीकरण इन्होंने दिया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतात्मक, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था। तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये पीवाईक्यू है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, या कथन किसने दिया था? तो ये वुडवर्थ ने बताया था कि संवेग जो इमोशन होता है, ये लैटिन शब्द इमोर से बना है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का आधार क्या है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। शिक्षण बच्चे की रुचि और क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। अब बात ध्यान रखने वाली बात है, तो ये भी पीवाईक्यू है। चलिए अब बढ़ते हैं, आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? ये तो बार बार रिपीट करता आया है और ये सर्वदाता बन गया यूपी टेट का। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, ये भी पूछ देता है। तो मटर के दानों पर प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो टोटल 36 मिनट रखे गए हैं माइक्रो टीचिंग के लिए। इसमें पाठ योजना, शिक्षण, फीडबैक आदि के चक्र को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो आरटी 2009 के अनुसार जो अनुपात है वो प्राथमिक स्तर पे 1 से 30, 1:30, और वहीं उच्च प्राथमिक में 1:35 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुपात आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है और ये पहले का पीवाईक्यू है। तो प्राइमरी में 1:30 और उच्च प्राइमरी में 1:35। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एस्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो एस्केप फोल्डिंग जो है वो अस्थायी सहायता है, मतलब टेम्पररी सपोर्ट है। अगर सीखने के दौरान दी जाने वाली मदद जो बाद में हटा ली जाती है, मतलब सीखने के दौरान अगर आप हल्का हेल्प कर लिया और बच्चा अपना काम करने लगा, तो उसको हम एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एस्केप फोल्डिंग आप क्लियर हो गया होगा, और ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट भी करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध होता है डेवलपमेंट से। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो समय के साथ स्वयं होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रोजेक्ट विधि, ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि इस बार आ भी जाए। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक हैं। यह जॉन डीवी के विचारधारा पर आधारित है। जॉन डीवी के विचारधारा पर यह प्रोजेक्ट विधि है, और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो किलपैट्रिक थे। बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, इन्होंने मन के 3 स्तर इड, ईगो और सुपर ईगो बताया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके 3 स्तर, और इसके जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में कठिनाई। तो सुंदर और सुपाठ्य लिखने में आने वाली जो कठिनाई होती है, लेखन से संबंधित जो भी विकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कोलर ने अपने प्रयोग किस पर किया था? तो ये इन्होंने सुल्तान चिंपैंजी पर किया था। इन्होंने ही इनसाइट लर्निंग दिया था, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोलर ने अपना प्रयोग सुल्तान चिंपैंजी पे किया था, ये भी पूछ देता है। और बाकी पूछ देगा कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग किसने दिया था? तो कोलर ने दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? तो युवान पावलोव ने दिया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ भी देगा कि सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? तो युवान पावलोव ने दिया था।
इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पे प्रयोग किया था और 1904 में इनको नोबेल मिला था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक से चलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थियरी किसने दिया? तो टू फैक्टर थियरी आप ध्यान रखेंगे स्पीयरमैन ने दिया, जिसमें जो जीएस बोलते हैं, जिसमें जी से जनरल, एस से स्पेसिफिक कारक इन्होंने बताया था। जिसमें जनरल कारक और स्पेसिफिक कारक इनको दो भागों में बांटा। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। खेल विधि यानी प्ले वे मेथड के जनक कौन है? तो ध्यान रखेंगे फ्रोबेल हैं, इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल की अवधारणा दी थी। तो फ्रोबेल का नाम सुनते ही खेल विधि और खेल विधि का नाम सुनते ही फ्रोबेल आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही किंडरगार्टन स्कूल की कंसेप्ट दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब आप सारी चिंतन, एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान को खोजना, यही क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ये सोच आपको कई जगह में जा रहा है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कि बस सीमित है एक ही जगह पे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द का प्रयोग स्टर्न ने 1912 में सुझाव दिया था। तो विलियम स्टर्न का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलना है। आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 1912 में स्टर्न ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 38। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म भाषा क्या है? तो ईगोसेंट्रिज्म मतलब स्वयं से बात करना, बच्चा दुनिया को केवल अपने नजरिया से देखता है। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म भाषा क्या है? तो स्वयं से बातें करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीए 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज है, एनसीए 2005। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गार्डन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का उद्यान है। शिक्षक एक माली की तरह है जो बच्चों रूपी पौधों को सींचता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सीधा स्टेटमेंट बेस भी दे देता है कि शिक्षक एक माली की तरह है और बच्चों रूपी पौधों को सींचता है। किसने दिया था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये तीनों घुमा फिरा के हमेशा पूछ दे रहा है, तो ये कंफर्म है कि इस बार आ ही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सीखने का वक्र क्या है? तो सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व क्या है? सीखने की प्रगति। यह बताता है कि अभ्यास एक सीखने की गति कैसे बदलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा में आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक बच्चे की जो अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना है जरूरत के अनुसार, उसी को बोलते हैं आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि अधिगम पठार लर्निंग प्लेट्यू क्यों बनता है? तो थकान, अरुचि या प्रेरणा की कमी से आपका अधिगम पठार बनता है, जब सीखने की गति स्थिर हो जाती है और कोई प्रगति नहीं दिखती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? तो ये 140 प्लस होती है। प्रतिभाशाली बालक क्या, ये बार बार पूछता है। टर्मन के अनुसार 140 प्लस वाले बालक अति प्रतिभाशाली होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर है 45। ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या है? यह सामाजिक संचार विकास, इसमें बालक दूसरों से बातचीत करने और संबंध बनाने में कठिनाई महसूस करता है। एक तरह से इसमें इंट्रोवर्ट के कुछ ज्यादा लक्षण होते हैं, जिससे बात करना नहीं चाहता, दूरी बनाकर रहता है, इसी को ऑटिज्म बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। थॉर्नडाई के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, ध्यान रखेंगे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कभी कभी 4-5 नियम ऐसे ही बनावटी दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इसमें से थॉर्नडाई के नियम कौन नहीं थे, तो आप ध्यान रखेंगे ये 3 थे, बाकी सबको निगलेक्ट कर दीजिएगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसको प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विकास की शिरोध पदोन्मुख यानी कि सिफेलोकॉडल दिशा क्या है? इसको देखिए हिंदी में भी कोई इसी को लिख देगा हिंदी में, सिफेलोकॉडल की दिशा क्या है? तो आप इसको याद रखिए, इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है और उसके बाद पैर की तरफ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। प्रक्षेपी विधियां यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक किसके मापन में उपयोग होती है? तो यह पर्सनालिटी के मापन में उपयोग होती है। जैसे कि टीएटी परीक्षण आप सुने होंगे, फिर सीएटी और रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक किसके मापन में उपयोग होती है? तो पर्सनालिटी मापने में उपयोग होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। सीखने का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? तो पूर्व ज्ञान का नए सीखने में प्रभाव जो होता है, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। या सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो सीखने का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? पहले ज्ञान को नए सीखने में जो हम प्रभाव लाते हैं उसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। हम जानते हैं किसी और को समझा रहे हैं तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 50। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मौर्य मोंटेसरी, ये मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक थे। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने माना कि बुद्धि के कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? तो आप ध्यान रखेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चे दूसरों का अनुकरण यानी मॉडलिंग करके सीखते हैं, दूसरे का देख रेख करके सीखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आप दोनों में आप डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि जो सोशियो कल्चर थियरी थी ये वाइगोस्की की थी और सोशियो लर्निंग थियरी किसकी है? ये अल्बर्ट बंडूरा की है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बोबो डाल पर प्रयोग किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। यह प्रयोग आक्रामकता और अनुकरण को समझने के लिए किया गया था। तो बोबो डॉल जो थी उस पर प्रयोग किसने किया था? तो बंडूरा ने किया था। इन्होंने आक्रामकता और अनुकरण को समझने के लिए इन्होंने यह प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो किशोरावस्था की आयु सीमा जो 12 से 18 वर्ष है। यह संधिकाल या तूफान की अवस्था भी कही जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 55। वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है, यह किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने बताया था कि जो विकास है वह वंशानुकरण इंटू वातावरण है। तो वुडवर्थ आप ध्यान रखेंगे, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये वुडवर्थ ने बताया था। तो विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। ठीक है, तो हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो अब्राहम मैस्लो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी टेट में आ चुका है। इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो अब्राहम मैस्लो हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। डिस्फेजिया किससे संबंधित है? तो डिस्फेजिया यानी कि विचारों को व्यक्त करने में जो कठिनाई होती है, तो भाषा संप्रेषण विकार है, जिसको हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पुनर्बलन शब्द का सबसे प्रभावी प्रयोग किसने किया? तो बीएफ स्किनर ने किया था। इन्होंने धनात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन के बारे में भी बताया था। तो पुनर्बलन यानी बीएफ स्किनर, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बहुत ही फेमस बुक है, जिसके लेखक हैं जी स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोर मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अब मानसिक आयु की अवधारणा किसने थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिक आयु यानी कि आप देख रहे होंगे मेंटल एज की अवधारणा अल्फ्रेड बीने ने दिया था। 1908 में इन्होंने बीने साइमन स्केल में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 है, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षक की अभिवृत्ति में बदलाव पर निर्भर करती है। शिक्षक का संवेदनशील होना बहुत ही जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यानी कि ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लुई ब्रेल लिपि संबंधित। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। इन्होंने 6 उभरे हुए बिंदु दिए थे। तो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उन्हीं से संबंधित होती है ब्रेल लिपि। अब स्मृति के 3 चरण कौन से हैं? तो कूट संकेतन, संचयन और पुनरुद्धार। यह मेमोरी के 3 हैं चरण, जिसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल इसको बोलते हैं। इंग्लिश वाला अगर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। चिन्ह अधिगम यानी कि साइन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके भूल भुलैया का अध्ययन किया था। तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाएगा, चूहों पर अध्ययन और भूल भुलैया का अध्ययन प्रयोग करके। और उसके बाद चिन्ह अधिगम। तो उसके बाद ऐसे भी पूछ देता है कि टॉलमैन ने इनमें से किसका दिया था साइन लर्निंग। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 65। क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी किसने दिया था? तो कोर्ट लेविन ने दिया था। इन्होंने मानव व्यवहार को व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल माना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अनुभवजन्य अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। इन्होंने सीखने में व्यक्तिगत अनुभव का महत्व दिया है। तो कार्ल रोजर्स ने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दिया था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 67। सृजनात्मकता बालक की सोच कैसी होती है? यानी कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बालक की सोच कैसी होती है? तो मौलिक और लचीली होती है, बात ध्यान रखेंगे। वे पुरानी समस्याओं का नए और अनोखे तरीके से समाधान ढूंढते हैं। तो जब भी सृजनात्मक बालक पूछे तो मौलिक और लचीली उनकी सोच होती है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का स्रोत क्या है? तो अभिप्रेरणा का मतलब नीड, हमें जरूरी है, यही स्रोत है। आवश्यकता ही अभिप्रेरणा के चक्र का पहली कड़ी है। तो ध्यान रखेंगे, आवश्यकता क्या है? अभिप्रेरणा की पहली चक्र की कड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 69, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने सोपान हैं? तो अधिगम के टोटल 8 सोपान हैं। इन्होंने अधिगम को एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो अधिगम को पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किसने किया था? तो रॉबर्ट गेने ने किया था। इन्होंने के अधिगम के कितने सोपान हैं? तो 8 सिद्धांत हैं, 8 सोपान है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रसिया के वैज्ञानिक थे वाइगोस्की। इन्होंने इनका कार्य बहुत कम आयु में निधन के कारण देर से प्रसिद्ध हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षण का आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड क्या है? तो उदाहरण से नियम की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए कि इस बार आना ही आना लगभग तय माना जा रहा है। तो पहले उदाहरण देना, फिर सूत्र स्थापित करना, यही है इंडक्टिव मेथड। तो उदाहरण से नियम की ओर, और डिडक्टिव मेथड ठीक इसके उल्टा हो जाती है, नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। शिक्षण का निगमन यानी डिडक्टिव मेथड क्या है? तो पहले सूत्र बताना, फिर अभ्यास करवाना, यानी नियम से उदाहरण की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, टीएटी परीक्षण यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? तो मूरे एवं मॉर्गन ने टीएटी परीक्षण दिया था। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी सीएटी किसके लिए होता है? तो यह 3 से 10 वर्षों के लिए बच्चों के लिए होता है। लियोपोल्ड बेलक ने इसे विकसित किया था। तो सीएटी परीक्षण किसने किया था? तो बेलक ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों बच्चों का विकास, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास का आकलन करना होता है। उसके बाद रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो कमियों को दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसके बाद ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? तो सीखने की कठिनाई के कारणों को जानना, ये क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। यह डॉक्टर द्वारा बीमारी की जांच करने जैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्ट करेंगे, जानेंगे, और उसके बाद इसका समाधान करेंगे। 79 का है, माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डवाइट एलन ने किया था। 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, डवाइट एलन, ध्यान रखेंगे, माइक्रो टीचिंग का इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक कब होता है? जब हम लोग पिछले ज्ञान से नए ज्ञान सीखने में मदद करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ है। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर सीखने में मदद करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक यानी पॉजिटिव हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, अधिगम का शून्य हस्तांतरण क्या है? जब पुराने ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? शून्य हस्तांतरण यानी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे भूगोल पढ़ने पर गणित का कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? तो रॉस ने बोला था कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। इस अवस्था में बच्चा बड़े होने का दिखावा करते हैं। इनको जब बोलोगे कि आप जैसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, तो समझेंगे कि इनको बुरा लगता है कि हम बहुत बड़े बच्चे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? तो कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस बार आने की पूरी संभावना है। तो विकास की दृष्टि से सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, और इसको अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक स्थिरता है। ये किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। इस उम्र में भावनाओं में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते हैं किशोरावस्था में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े थे कि 3 ध्रुवीय में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यही है जॉन डीवी की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी? तो एडम्स ने दी। इन्होंने केवल शिक्षक और छात्र को ही महत्वपूर्ण माना है। 87 क्वेश्चन नंबर है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का वितरण सामान्य कैसे होता है? तो बेल कर्व के द्वारा, घंटा कर्व वक्र होता है। ज्यादातर लोग जो औसत होते हैं वो 90 से 110 के बीच माने जाते हैं। ठीक है, तो वेल वक्र जो होता है वो बुद्धि लब्धि का वितरण सामान्यतः होता है। अब हम लोग देखेंगे एनकोडिंग यानी कि इसका संबंध किससे? तो एनकोडिंग का संबंध होता है जो दिमाग से होता है, मेमोरी से होता है। सूचनाओं का दिमाग में कोड के रूप में संचित करना ही एनकोडिंग है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विस्मृति यानी फॉरगेटिंग का दमन सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रायड ने दिया था। दुखद अनुभवों को भूलना ही दमन कहलाता है। तो विस्मृति का दमन सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पिरामिड के किस स्तर पर है? तो सबसे ऊपरी स्तर पर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मैस्लो के अनुसार यह मानव की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 91, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? तो अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। यह मनोविज्ञान की स्टार्टिंग परिभाषा है। पहली परिभाषा यही थी कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। यह अरस्तु और प्लेटो ने माना है।
वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो अभी इसको व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। वाटसन मतलब व्यवहारवाद, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं 93। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। 1879 में इन्होंने लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी। तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं 94। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली थी? तो कोलकाता में खोली थी 1916 ईस्वी में। एन सेन गुप्ता के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में 1916 में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी। अब चलते हैं 95। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो स्वयं की खुशी के लिए पढ़ना, यही इंटरनल मोटिवेशन है, जब कार्य बाहरी इनाम के लिए नहीं बल्कि रुचि के लिए किया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो पुरस्कार या अंक के लिए पढ़ना, जब डर या लालच के कारण काम किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा। अब हम लोग 97 देखते हैं। समाजीकरण की पहली इकाई क्या है? तो समाजीकरण की पहली इकाई को परिवार को माना जाता है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही संस्कार सीखता है। अब बढ़ते हैं 98। समाजीकरण की द्वितीय की इकाई कौन सी है? तो विद्यालय और पड़ोस है, सेकेंडरी। पहला है परिवार, उसके बाद आता है विद्यालय और पड़ोस। स्कूल में बच्चा सामाजिक नियमों का औपचारिक ज्ञान लेता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 99। बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो परिवार और वातावरण और कुसंगति है। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल फुल टॉस एजुकेशन पर डाल दूंगा, वहां से आप लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आप फुल टॉस एजुकेशन चैनल सर्च करेंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण और कुसंगति। टूटे हुए परिवार और प्यार की कमी से बच्चा अपराधी बन जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक शिक्षक के रूप में आप समयासी कक्षा में क्या करेंगे? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करेंगे। हर बच्चे को अलग अलग सीखने की शैली को स्वीकार करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये सीरीज चलती रहेगी और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।